Hello dear student, welcome you all again in this lecture. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticulture Crops and Their Management Part 1. So, today's lecture on diseases of rice, which is sheath blight. In previous lecture, we had already discussed about the two fungal disease of rice, and today we will discuss about the another fungal disease which is sheath blight. So, let's start. Sheath blight of rice. Sheath blight of rice is caused by Rhizoctonia solani and the telomorph stage, which is also called as sexual stage, Thanatophorus cucumaris. So, we can start with symptoms. जैसे कि डिसीज़ का एक पर्टिकुलर पीरियड्स होता है कि वह पीरियड होता है जिसमें वह एक पर्टिकुलर पीरियड तक प्लांट को इन्फेक्ट करता है. तो जो सीड ब्लाइट है वह प्लांट में टिलरिंग स्टेज से हेडिंग स्टेज तक अकर होता है, यानी कि इफ़ेक्ट करता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस डिसीज़ का नाम शीथ ब्लाइट क्यों है. मेनली शीथ ब्लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यह प्लांट में सबसे पहले जो सिम्टम स्टार्ट होता है वह प्लांट के बॉटम यानी कि शीथ एरिया में स्टार्ट होता है. तो जो शीथ में जब ये डिसीज़ स्टार्ट होता है तो यह ब्लाइट के रूप में स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे ब्लाइट कहते हैं. तो ये जो ब्लाइट के सिम्टम है वह स्टार्टिंग में शीथ में बनने स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम इसे शीथ ब्लाइट ऑफ राइस कहते हैं. तो जो सिम्टम होता है वह मेनली सॉइल के ऊपर और वाटर लेवल के पास में यह सिम्टम स्टार्ट होता है. क्योंकि यह डिसीज़ सॉइल बॉर्न है इसलिए यह सॉइल के ऊपरी हिस्से को इन्फेक्ट करता है, और जहाँ पे वाटर लेवल लाई करता है उस वाटर लेवल के ऊपर में जो सिम्टम्स है वह प्लांट में बनने स्टार्ट होते हैं. जो सिम्टम्स होते हैं वह लीजन के रूप में अपीयर होते हैं. यह लीजन ओवल टू एलिप्सॉइडल शेप में होते हैं और इनका लीजन्स का कलर ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है शीथ पे, और इनका साइज यूजुअली 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो कि लीफ शीट पे बनता है. और इसके अलावा ये जो राइस है ये जो डिसीज़ है मोस्टली फ्लडेड राइस में देखने को मिलता है. ये जो सिम्टम्स है वाटर लेवल के ऊपर वाला वह फ्लडेड राइस में देखने को मिलता है. अगर फ्लडेड राइस का कंडीशन ना हो तो जस्ट वह ग्राउंड के ऊपरी हिस्से में दिखाई देना स्टार्ट होगा. सो यह जो डिसीज़ है वह फेवरेबल कंडीशन में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है वह लीजन्स को मल्टीप्लाई रूप से बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि जो लीजन्स होते हैं वह धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन फास्ट होने लगता है फेवरेबल कंडीशन के कारण, और धीरे धीरे लोअर सरफेस से ऊपरी सरफेस पर बढ़ने लगते हैं. यानी कि जो शीथ बॉटम पार्ट पे पहले यह शीथ के सिम्टम्स आते हैं, शीथ में ब्लाइट के सिम्टम्स आते हैं, वैसे ही यह डिसीज़ के डेवलप करने से डिसीज़ के ऊपरी हिस्सों में भी यह इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट कर दे हैं और जिससे कि सिम्टम्स बनना स्टार्ट हो जाता है. सो लीफ के अलावा यह टिलर्स पार्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं, और यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में टिलर के कांटेक्ट आने से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं. इसके अलावा लीफ पे यह जो लीजन्स है जैसे जैसे यह ओल्डर होने लगते हैं इनका कलर स्टार्टिंग में ग्रेश वाइट कलर का इनका सेंटर होता है और ब्राउन कलर का इनका मार्जिन होने लगता है जैसे जैसे ये जो सिम्टम्स है वह ओल्ड होने लगते हैं. इसके अलावा जो लीजन्स है उनका शेप इरेगुलर होता है. तो यह था शीथ ब्लाइट का सिम्टम्स. अब इसका हम इस इमेज के थ्रू इसके सिम्टम्स को क्लियर करते हैं. जैसा कि जो फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं जो सिम्टम्स है वह जस्ट वाटर लेवल के ऊपर स्टार्ट हो रहा है और इसमें ब्लाइटिंग के सिम्टम्स बन रहे हैं. धीरे धीरे जैसे कि बॉटम से यह स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरह स्प्रेड होने लगेगा. नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि यह सिम्टम्स कैसे ऊपर की तरह स्प्रेड होने लगा है. जो इनिशियल जो होगा सिम्टम्स वह पहले ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है. फिर धीरे धीरे जैसे ही वह ओल्ड होने लगता है उसका कलर होता है उसका जो सेंटर है वो ग्रे वाइट कलर का हो जाता है और जो मार्जिन है वो ब्राउन कलर का होने लगता है. सेम सिम्टम्स भी लीफ पे बनते हैं. जैसे कि थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं कि लीफ पे ये ऊपरी हिस्से में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है. कभी कभी ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है. अगर जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है किसी एक सेल पे तो वह नीचे से ऊपर की तरफ फैलने लगता है.
लेकिन अगर टिलर टू टिलर डिसीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है तो वह टिलर से जो जिसमें जिस प्लांट में डिसीज़ ट्रांसफ़र हुई है टिलर से ऊपरी हिस्से से वह नीचे के हिस्सों में वो डिसीज़ का सिम्टम्स बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये डिसीज़ का सिम्टम्स फील्ड में देखने को मिलता है। कभी भी हमें मौका मिलेगा फील्ड में इंस्पेक्शन करने का आफ्टर दिस कोविड कंडीशन, तो हम ये डिसीज़ का जो सिम्टम्स है बहुत ही ईजिली देख सकते हैं और बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि डिसीज़ का सिम्टम्स बहुत ही क्लियर होते हैं और इसको आइडेंटिफाई करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी। सो हियर इट इज़, ईटियोलॉजी में हम इसका जो पैथोजन का जो कैरेक्टर है वह देखते हैं। जो पैथोजन होता है यानी कि जो फंगस होता है वह मोस्टली सेप्टेड माइसीलियम ही प्रोड्यूस करता है, यानी कि राइजोक्टोनिया सोलेनी जो होता है वह एक सेप्टेड माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो माइसीलियम का वह कलर होता है वह हाईलाइन होता है, लेकिन हाईलाइन जब वह यंग कंडीशन में होता है तब इसका कलर हाईलाइन होता है, और जैसे जैसे ही माइसीलियम ओल्ड होने लगता है उसका कलर येलोइश ब्राउन कलर में बदलने लगता है। तो ये था माइसीलियम का शेप, ये था माइसीलियम का कंडीशन। उसके बाद हम देखते हैं माइसीलियम के बाद उसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि कई पैथोजन ऐसे हैं जिसमें माइसीलियम के बाद कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें माइसीलियम के बाद इसमें स्क्लेरोशिया का प्रोडक्शन होता है। जो स्क्लेरोशिया होता है वह ग्लोबोसिस शेप का होता है और बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है, जिसका कलर इनिशियल टाइम पे वाइट कलर का होता है और धीरे धीरे यह ब्राउन से पर्पलिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये था इसका माइसीलियम और स्क्लेरोशिया। और इसके अलावा जो माइसीलियम होता है वह 3 टाइप के होते हैं, मतलब जो राइजोक्टोनिया सोलेनी है उसमें सीड ब्लाइट ऑफ राइस है, जो माइसीलियम का प्रोडक्शन होता है वह 3 टाइप से होता है। एक होता है रनर हाइफी, दूसरा होता है लोबेट हाइफी और थर्ड होता है मोनिलियोइड सेल्स। सो अब पहले ये देख लेते हैं कि रनर हाइफी क्या होता है, लोबेट हाइफी क्या होता है और मोनिलियोइड सेल्स क्या होते हैं। तो रनर हाइफी एक थिक हाइफी होते हैं, यानी कि थिक हाइफी का स्ट्रैंड होते हैं, और यही थिक हाइफी का स्ट्रैंड ही लोबेट हाइफी को प्रोड्यूस करता है। यानी कि रनर हाइफी एक तरह से बेसिक हाइफी हो गया जिसके ऊपर लोबेट हाइफी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि लोबेट हाइफी प्रोड्यूस होता है। और रनर हाइफी कैसा होता है, थिक होता है, जबकि जो लोबेट हाइफी होता है वह कैसा होता है, वो लॉन्ग होते हैं। लोबेट हाइफी लॉन्ग होते हैं और लोबेट हाइफी में ही मोनिलॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मोनिलियोइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और हाइफी प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं मोनिलियोइड सेल्स पे माइसीलियम्स पे स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन होता है। जो मोनिलियोइड सेल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, और जिनके टॉप पर स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये थे इसके 3 टाइप्स के माइसीलियम। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका इमेज कि इसका पैथोजन एक्चुअल में दिखता कैसा है, इसकी जो माइसीलियम होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ABC में कि जो पैथोजन, जैसे कि आप सी में देख सकते हैं, सी में देखिए कि जो टॉप का जो ये जो सबसे ऊपरी वाला जो सबसे हाईलाइटेड माइसीलियम है उसमें सबसे नीचे वाला है वो बॉटम वाला हाइफी, यानी कि वो रनर हाइफी है। वो समझ लीजिए एक बेस है जो कंटिन्यूस रनिंग करता रहता है और उसमें लोबेट हाइफी को प्रोड्यूस करता है, जिससे मोनिलियोइड हाइफी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे देख सकते हैं कि ये जो इस रनर हाइफी में एक सीधी हाइफी प्रोड्यूस हुई है जिसे हम कहते हैं लोबेट हाइफी, और लोबेट हाइफी में कि साइड पे आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट हाइफी प्रोड्यूस है जिसे हम कहते हैं मोनिलॉइड हाइफी, और इसी मोनिलॉइड हाइफी के टॉप पे प्रोड्यूस होता है स्क्लेरोशिया। तो ये था इसका ईटियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसीज़ साइकिल। जैसे कि मैंने पहले बताया था यह डिसीज़ सॉइल बॉर्न है। तो ये डिसीज़ सॉइल बॉर्न इसलिए है क्योंकि जो पैथोजन होता है, यानी कि इसके लिए स्क्लेरोशिया और माइसीलियम, वह सॉइल पे बहुत ही लंबे समय के लिए जैसे कि 20 मंथ तक ड्राई सॉइल पे सर्वाइव कर सकते हैं और 5 से 8 मंथ के लिए 5 to 8 मंथ के लिए मॉइस्ट सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से वह सॉइल में सर्वाइव करने के कारण वो सॉइल बॉर्न कहलाते हैं। तो यह मेनली जो इनका प्राइमरी इन्फेक्शन है वो सॉइल से होता है।
यानी कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड फील्ड पे, इन्फेक्टेड सॉइल पे अगर हम सीड की सोइंग करते हैं तो वो क्या करेगा कि वह जैसे ही उसमें सीडलिंग बनना स्टार्ट होंगे तो वो, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वह पैथोजन एक्टिव हो जाएगा और प्लांट को पेनिट्रेट करके अपना मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो यह था इसका प्राइमरी इन्फेक्शन। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वह कैसा है, सॉइल बोर्न है और इसमें स्क्लेरोशिया और माइसीलियम सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही फील्ड में होस्ट की सोइंग होती है और फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होता है तो पैथोजन पेनिट्रेशन स्टार्ट कर देता है और अपना स्प्रेड करने लगता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वह इरिगेशन वाटर के थ्रू होता है। यानी कि अगर फील्ड में ऑलरेडी एक प्लांट इन्फेक्टेड हो चुका है, अब उस इन्फेक्टेड प्लांट में जो स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस होंगे वो इरिगेशन वाटर के थ्रू ट्रैवल करके अपने पास वाले प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे और धीरे धीरे यह जो डिसीज साइकिल है वो कंटिन्यूस चलता जाएगा। इमेज में आपको इमेज देख सकते हैं कि जो फर्स्ट में जो सबसे टॉप पे जो इमेज है वहाँ पे क्या है, स्क्लेरोशिया या तो सॉइल में प्रेजेंट हो सकता है या तो इन्फेक्टेड डेब्रिस में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये इन्फेक्टेड डेब्रिस में तभी आएगा उसकी प्रीवियस क्रॉप से, यानी कि अगर प्रीवियस क्रॉप भी इन्फेक्टेड हो तो जो उसमें डेब्रिस प्रेजेंट होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो जैसे ही कंडीशन उसको फेवर मिलेगा, यानी कि उसकी फेवरेबल कंडीशन जैसे ही पैथोजन को मिलेगी वो सीडलिंग को इन्फेक्ट करने स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे वह अपना माइसीलियम को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा और माइसीलियम से हमारा प्रोड्यूस होगा स्क्लेरोशिया, और ये जो स्क्लेरोशिया होते हैं वो राइस प्लांट के टिश्यू को पेनिट्रेट करते हैं। तो थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं इसमें क्या है, फिर इसमें अब फंगस क्या अपनी धीरे धीरे कॉलोनी बनाने लग रही है प्लांट टिश्यू पे और जिससे ब्लाइट के जो सिम्टम्स हैं वो दिखना स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि जब ब्लाइट के सिम्टम्स तभी दिखना स्टार्ट होंगे जब फंगस अपनी प्लांट टिश्यू में कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर देगी, जिससे सिम्टम्स अपीयर होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये था एक प्लांट इन्फेक्शन। अब यहाँ पे जो फोर्थ इमेज है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि यह सेकेंडरी इन्फेक्शन या तो प्लांट टू प्लांट होगा या तो टिलर टू टिलर होगा, जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था। तो यहाँ पे उसका हो रहा है सेकेंडरी इन्फेक्शन। इस तरह से जो पैथोजन है वह एक तरह से पूरे प्लांट में इस्टेब्लिश हो रहा है, इस्टेब्लिश होने के बाद अपना डिसीज साइकिल को कंटिन्यूअसली रख रहा है। ये था आपका डिसीज साइकिल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन अब इस डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो सकती है इसके बारे में हम जानेंगे, जिसे हमें मोस्टली फील्ड में अवॉइड करना चाहिए। पहला है प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरोशिया और इन्फेक्शन बॉडीज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, यानी कि स्क्लेरोशिया का फील्ड में प्रेजेंस होना और इन्फेक्टेड बॉडी का वाटर में फ्लोट करना। अगर वो फ्लोट करेंगे तभी वह प्लांट तक पहुंच पाएंगे, प्लांट के टिश्यू तक, और प्लांट के टिश्यू को इन्फेक्ट कर पाएंगे। तो यह था इसका पहला कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन इसका ये हो सकता है कि वह या तो वो डिसीज़ ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट हो या तो प्लांट डेब्रिस के रूप में या फिर डायरेक्टली सॉइल में। इसके अलावा डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी डिसीज़ डेवलपमेंट के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वह 96 से 100 के बीच में होना चाहिए, जबकि जो टेम्परेचर है वो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन डिसीज़ के फेवर में होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का अधिक यूज़ करना, यानी कि हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र और हाई यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका अधिक उपयोग करने से बहुत से पैथोजन और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं फील्ड में क्रॉप की तरफ, जिससे जो हमारा डिसीज़ है और इंसेक्ट है वह फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रूप में लगता है और इल्ड को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है हाई सीडिंग रेट और क्लोजिंग प्लांट। हाई सीडिंग रेट यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम सीड रेट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो सीडलिंग प्रोड्यूस होंगे उनकी आपस में वह बहुत पास ही स्पेसिंग में होंगे, या फिर जिसे हम क्लोजिंग स्पेस भी कह सकते हैं, यानी कि आपस क्लोज होंगे। पास होने के कारण डिसीज़ बहुत इजीली ही स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्लांट टू प्लांट अगर दूर हो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग दूर हो, तो जो प्लांट है उसको टिलर टू टिलर ट्रांसफ़र होने में दिक्कत होगी। और इसके अलावा क्लोजिंग, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो हमेशा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करके लगाना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग प्लांट भी इसके फेवरेबल कंडीशन को इम्प्रूव करती है, यानी कि बढ़ाती है। फ्रीक्वेंट रेन। लास्ट है
फ्रिक्वेंट रेन यानी कि रेनी मोस्टली हम बारिश के सीज़न में ही यानी कि खरीफ के सीज़न में ही हम राइस को ग्रोइंग करते हैं। और इसी फ्रिक्वेंट रेन यानी कि बीच बीच में रुक रुक के जो बारिश आती है वह इस डिसीज़ को फेवर करती है। तो यह था इसका फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट की डिसीज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट के लिए हम दो तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, एक है इसका कल्चरल और दूसरा है केमिकल। तो पहले हम देखते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अप्लाई FIM 12.5 टन पर हेक्टेयर और ग्रीन मैन्योर 6.25 टन पर हेक्टेयर टू प्रमोट एंटागोनिस्टिक माइक्रोफ्लोरा। यानी कि जो माइक्रोफ्लोरा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम FIM और ग्रीन मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। और इनकी एक्टिविटी बढ़ने से जो पैथोजन है उसका सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेस डोज ऑफ फर्टिलाइज़र। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक्सेस यूज़ करने से फील्ड में जो पैथोजन है और इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होने लगता है, इसलिए हमें उतना ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है जितना कि रिकमेंडेड हो। नेक्स्ट है अडॉप्ट ऑप्टिमम स्पेसिंग। जैसे कि यह डिसीज़ कम स्पेसिंग में ज़्यादा सीवियर हो जाता है यानी कि ज़्यादा फैलाव होने लगता है, इसीलिए हमेशा हमें एक ऑप्टिमम स्पेसिंग यानी कि एक रिक्वायर्ड स्पेसिंग का ही के थ्रू ही हमें प्लांट का ट्रांसप्लांट करना चाहिए ताकि डिसीज़ ईजिली फैल ना सके। नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग वीड होस्ट। वीड होस्ट को एलिमिनेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने प्लांट और प्लांट टू स्पेसिंग अगर मेंटेन भी की हुई है और लेकिन उसमें अगर वीडिंग की समस्या है फील्ड पे और हम वीड्स को रिमूव नहीं करते हैं तो वीड्स के थ्रू भी जो पैथोजन है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि पहले वो वीड को इन्फेक्ट करेगा और फिर वो वीड वो दूसरे हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आया तो वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो यह था इसीलिए हमें हमेशा वीड होस्ट को रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स का अप्लाई करना चाहिए सॉइल पे। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स को अप्लाई करने से जो फील्ड में सॉइल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और जैसे कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अवॉइड फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड टू हेल्दी फील्ड। ये बहुत ही एक कॉमन थिंग है कि अगर हम इन्फेक्टेड फील्ड से हेल्दी फील्ड की तरफ इरिगेशन वाटर को फ्लो करते हैं, इरिगेशन वाटर का फ्लो अगर हम इन्फेक्टेड फील्ड से हेल्दी फील्ड की तरफ रखते हैं तो जो इन्फेक्टेड फील्ड में जो पैथोजन प्रेजेंट है वह वाटर के साथ फ्लो के साथ ट्रैवल करके हेल्दी फील्ड में चले जाएंगे और हेल्दी फील्ड में भी हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देंगे। इसीलिए हमेशा हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि किसी भी चाहे वो डिसीज़ कोई सी भी हो, हमेशा हमें इन्फेक्टेड फील्ड से हेल्दी फील्ड के फ्लो को अवॉइड करना चाहिए। हम हमेशा उसे या तो फिर हेल्दी फील्ड से इन्फेक्टेड फील्ड की तरफ को फ्लो को रख सकते हैं, लेकिन कभी भी इन्फेक्टेड फील्ड से हेल्दी फील्ड की तरफ फ्लो को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है डीप प्लाविंग इन समर। जैसे कि यह डिसीज़ सॉइल बॉर्न है तो डीप प्लाविंग इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर साबित हो सकता है, क्योंकि हम समर में हम जब डीप समर प्लाविंग करते हैं यानी कि डीप प्लाविंग करते हैं तो मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर की तरफ एक्सपोज होती है, जिससे जो पैथोजन अगर मिट्टी में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं तो वो सूर्य के यानी कि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे वह ज़्यादा हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके अलावा हम स्टबल्स को भी बर्निंग कर सकते हैं, यानी कि जो प्रीवियस क्रॉप के स्टबल्स होते हैं उनको हमेशा जला देना चाहिए। जला देने से भी पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। तो यह था कल्चरल मेथड्स। अब हम जाते हैं केमिकल्स मेथड की तरफ। तो केमिकल मेथड्स में हम मेनली फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं। फंजीसाइड्स को हम डिफरेंट फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजीम और प्रोपेगोनाजोल। कार्बेंडाजीम को हम 1 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और प्रोपेगोनाजोल को हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पर लीटर का रिक्वायरमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमें 1 हेक्टेयर में जितने भी लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट हो, हम उतने लीटर के हिसाब से उसका पर लीटर के हिसाब से उसकी क्वांटिटी को मिक्स करके फील्ड में अप्लाई कर सकें। तो नेक्स्ट है स्प्रे कार्बेंडाजीम 250 ग्राम और क्लोरोथैलोनील 1 kg और इडीफेनफॉस 1 लीटर पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे हम कार्बेंडाजीम को 250 ग्राम,
क्लोरोथैलोनील को 1 kg और एडिफेनफॉस को 1 लीटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि पर हेक्टेयर के हिसाब से है। नेक्स्ट है और भी हम डिफरेंट फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिनोमाइल, आइप्रोडियन और एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वैलिडामाइसिन और पॉलीऑक्सिन, जो कि इस पैथोजन के कंट्रोल में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो यह था मेथड्स। हमने इस टॉपिक पे हमने इस डिसीज़ के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास पे हम स्मट के बारे में डिस्कस करें, फॉल्स स्मट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइस के फॉल्स स्मट। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप फॉल्स स्मट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि अगर आप जब ये लेक्चर वीडियो देखें तो आपको वह डिसीज़ बहुत ही क्लियर समझ में आए। अगर इसके अलावा आज की इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप गूगल क्लासरूम में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।